अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंजुम शफीक, योर बायोलॉजी टीचर फॉर एमटी कैट। और कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3। और टॉपिक नंबर 3 में जो हमने कंप्लीट करना है, जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज सब टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने क्या क्या चीज़ें लर्न करनी हैं, सो आइए उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। So first of all, we will define what is biochemistry, then we'll classify the biological molecules, फिर उसके बाद हम उनके interconversions of micro and macro molecules उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम उनकी जो percentage composition है in the mammalian and the bacterial cell in the of biomolecules, इसको हम discuss करेंगे, ठीक है। So let's move to the last part. So first of all, the definition of biochemistry. In which we are going to study the biological molecules, क्योंकि biological molecules हम बायो की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, या फिर उसका एक और नाम भी है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। वो चीज़ है जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती हो, उसे कहते हैं कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स, एंड द केमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं कहाँ पर? इन द लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स के अंदर, सेल्स के अंदर, लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो सेल्स या वो स्ट्रक्चर्स जिस केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे, इस सब को हम स्टडी करते हैं इन अ सिंगल हेडिंग विच इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट्री को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों कहते हैं? बिकॉज in this branch of biology we study the molecules of life, यानी कि वो molecules जो जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है या जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, like the carbohydrates, like water, like enzymes, like the vitamins, it's clear? So like the nucleic acids, like the proteins, ये सारे, all these are known as the molecules of life which are studied in the molecular biology, or which we also call them as biochemistry. अब dear students, ये आपसे MCQs में दो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, that the study of chemical components और chemical reaction in living being आ गया, the answer is biochemistry. या फिर आपसे पूछा जा सकता है another name for biochemistry is, that is chemistry or physiology or anatomy or molecular biology. So the correct answer will be the molecular biology. Clear? अब dear students, इस चैप्टर में जो कि हमारे फर्स्ट ईयर की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, उसमें ये टॉपिक नंबर हमारा जो 3 है उसको डिटेल से डिस्कस किया गया। हम आगे चलकर इसमें एक एक चीज़ को, एक एक कंपोनेंट को जो कि हमारे एंट्री टेस्ट के सिलेबस के अंदर शामिल है, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर देम। सो पहले तो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात हो रही, तो बायोलॉजिकल का मतलब रिलेटेड टू बायोलॉजी, और बायोलॉजी क्या है? मतलब दैट द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो मॉलिक्यूल्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स और द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 similar or different kind of atoms. Clear? Molecules वो components होते हैं, वो structures होते हैं chemically जो 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसे या फिर मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटम से याद आया, हम आगे चलकर इसी लेक्चर में इंशाल्लाह इसको इंक्लूड भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि एटम्स तो एलिमेंट्स के अंदर भी होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एटम्स होते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। एक जैसे लाइक O+O दैट मेक्स O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और O+O+O मतलब कि O3 दैट इज ओजोन, तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से H+H H2, एक ही जैसे दो मॉलिक्यूल्स H2, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर H and O दैट इज H2O means the water molecule, तो यहाँ पर different atoms आके। So then what is the difference between the molecule, the atoms present in the molecules and the atoms present in the elements?
सो द मेजर डिफरेंस इज डियर स्टूडेंट्स, यू होपफुली नो दैट कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं दे आर नॉट केमिकली लिंक्ड, वो आपस में केमिकली लिंक नहीं होते। अगर एटम्स आपस में केमिकली लिंक हो जाएं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, द केमिकल बॉन्ड्स लाइक द कोवलेंट बॉन्ड, like the ionic bond, like the coordinate covalent bond or metallic bond, etc. तो जब एटम्स इन केमिकल बॉन्ड्स के जरिए आपस में लिंक हो जाएंगे तब वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इसकी एक हमारे पास एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मौजूद है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रॉड अगर क्लासीफाई करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को तो हम इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देख सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, या फिर इनको केमिकल क्लासिफिकेशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्लासिफिकेशन जो हैं ये हमारी टेक्स्ट के अंदर शामिल हैं, हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया आपके लिए। सो बायोलॉजिकली देखें तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एनी मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद हों, ए बॉन्डेड हों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे ऑर्गेनिक। और आपको पता है कि आप जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे हैव गॉट ऑर्गेनिक नेचर, ठीक है, वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, एनी मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन हाइड्रोजन बोथ, दोनों बॉन्डेड इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में जब ये बॉन्डेड होंगे, सो दैट वेरी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये चार तरह के आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लें जो कि मैंने यहां पर नीचे मेंशन की है, द 4 फंडामेंटल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड। तो आपको ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 फंडामेंटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो उसमें ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी और डेल्टा इज लेट्स सपोज वाटर। सो आपसे पूछा जा रहा है फंडामेंटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जबकि वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, सो दैट विल बी द आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम इसको मिलकर इस आसानी के साथ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपके लिए इंशाल्लाह बायोलॉजी जो है वो बहुत आसानी से जो है वो सामने रखूंगा आपके। नेक्स्ट आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। या अगर हम इसको स्पेसिफिकली थोड़ा सा देखें इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया, अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो एनी मॉलिक्यूल हैविंग नो, देखें अलग से लिखा, नो कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, नो कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर, कार्बन हाइड्रोजन जहां पर इकट्ठे नहीं है, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर में देखें हाइड्रोजन है लेकिन इसके साथ कार्बन नहीं है, सो इट इज इनऑर्गेनिक। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, सो इट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मिनरल्स एंड मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, फॉस्फेट, सल्फेट, any kind of the mineral ions, they are considered as the inorganic molecules. Clear? The mineral ions and the these molecules, the mineral molecules, they are considered as inorganic, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन नहीं है, कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर तो सिरे से कोई नहीं है। ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। तो ये हम मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकली हमने क्लासीफाई किया। क्लियर? अब आते हैं ज़रा केमिकल। आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज ये हमें फंडामेंटल नॉलेज है जो कि बेसिकली चाहिए हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए।
एनाटमी क्या थी? दैट इज द स्टडी ऑफ, इसको हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी का भी नाम दिया था, याद होगा आपको, ठीक है। सो एनाटमी इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स इंटरनल, ठीक है, जो इंटरनल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हमें कट करके देखना पड़ेगा, लाइक व्हाट इज प्रेजेंट इन माय थोरैक्स, व्हाट इज प्रेजेंट इन माय एब्डोमिनल कैविटी, व्हाट इज प्रेजेंट इन माय पेल्विक कैविटी। सो उसको कट करके अंदर से देखना पड़ेगा। सो दैट इज एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स। क्लियर? तो इन दोनों को अगर आपने स्टडी करना है, वी हैव टू कोरिलेट देम विद द बायोकेमिस्ट्री। इसको हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी। लाइक आपने तो पढ़ लिया, डेफिनेटली आपने पढ़ लिया कि लाइक द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल क्या है कि एक टिश्यू है हमारे पास, एक द मसल इज अ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म आपने पढ़ा कि कैसे उसके ऊपर कैल्शियम आकर बाइंड करती है, फिर उसके बाद वो जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है वो उसको ऐसे ट्रोपोमायोसिन को ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है, और एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स हैं वो नेकेड होती हैं, और जो ग्लोबुलर हेड होता है वो उसके साथ आकर अटैच हो जाता है मायोसिन का। सो दिस इज ऑल। तो यहाँ पर कैल्शियम आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स का जिक्र किया क्योंकि ये एक्टिन, मायोसिन, ये क्या है, ऑल दिस आर पॉलीपेप्टाइड्स। तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जो है हम उसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी जो है वो सही तरह से समझ आती है। क्लियर? और इंशाल्लाह व्हेन यू आर गोइंग टू द योर रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस, तो मेडिकल कॉलेजेस के फर्स्ट प्रोफ के अंदर आपने यही 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? नाउ कम टुवर्ड्स द केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकली देखें तो 2 तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब बड़ा, ह्यूज, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल। क्लियर? सो इसको हम पहले डिफाइन कर लें। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, विच आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने हों, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। पहली बात, जिसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें कि हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। अब जो मॉलिक्यूल इस फैशन में बने कि वो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर, द मॉलिक्यूल्स बिल्ट इन दिस मैनर और इन दिस फैशन आर कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन यूनिट्स। तो जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारे जब रिपीटिंग यूनिट्स आपस में मिलेंगे, सो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीमर, या उसको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टार्च, हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, आगे चलकर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, पॉलीसेकेराइड्स की हेडिंग के अंदर स्टार्च। देन हम प्रोटीन्स को देखते हैं, दे आर ऑल्सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, डीएनए, सेलुलोज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स को एक और तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, नॉर्मली हम इसको जस्ट रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी हम मैक्रो कह सकते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। या बाज़ जगह के ऊपर जो माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन उन्होंने दी है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से हाई हो, दे आर कॉल्ड एज मैक्रो। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इनसे लो होंगे, ठीक है, इन 10,000 डाल्टन से कम होगा मॉलिक्यूलर वेट, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपने इन 2 चीज़ों पे फोकस करना है, दैट वाज जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? द लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। अब डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मॉलिक्यूल किससे बन रहा है? एटम से। और जो एटम्स होते हैं, दे हैव गॉट देयर एटॉमिक मैसेस, ठीक है, दे हैव गॉट देयर एटॉमिक मैसेस। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर एटॉमिक मैस ऐड होता चला जाएगा। और एटॉमिक मैस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मैस यूनिट्स के अंदर, या हम उनको कहते हैं डाल्टन्स में, ठीक है। तो सो दीज आर द यूनिट्स फॉर देयर कैलकुलेशन। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। या फिर द मॉलिक्यूल्स हैविंग इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या था? दैट वाज
कि जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स हों। तो जो पॉलीमर्स के इंडिविजुअल यूनिट्स यानी यही रिपीटिंग यूनिट्स, ये क्या कहलाएंगे? मोनोमर्स भी कहलाते हैं, या इनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, लाइक ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऑन एंड ऑन। सो इट मेक्स स्टार्च, सो दैट इज अ पॉलीमर, दैट इज अ पॉलीमर। लेकिन अगर उसी का हम रिपीटिंग यूनिट को बाहर निकाल रहे हैं, उसी के हम जो यूनिट उसका था पॉलीमर का, जिसको हम कहेंगे मोनोमर, मोनो मीन सिंगल, एक यूनिट, दैट इज ग्लूकोज, सो दैट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। इसलिए तो मैंने यहां पर लिखा ATP, glucose, amino acids, fatty acids, carbon dioxide, water. So these are micromolecules. These are the molecules having low molecular weight. Clear? अब अगली एक अहम चीज डियर स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है कि इन मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल्स की इंटर कन्वर्शन, कि ये आपस में इंटर कन्वर्ट किस तरह से होते हैं। क्लियर? सो देयर इज द इंटर कन्वर्शन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये होगी कैसे? पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स में किस तरह से कन्वर्ट होंगे। बाय कंडेंसेशन, बाय कंडेंसेशन, ठीक है। यहां पर इस एरो में माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रो में कैसे कन्वर्ट होंगे? बाय कंडेंसेशन। और मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रो में कैसे कन्वर्ट होंगे? बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर? मतलब कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनकी आपस में इंटर कन्वर्शन कैसे होती है? आइदर बाय कंडेंसेशन और बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर? अब इसमें होगा क्या? लेट्स सपोज कि हम एक यहां पर छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एक डायमर की। मर मीन्स यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया, पॉली, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स, द सब यूनिट्स, द रिपीटिंग यूनिट्स। सो डायमर, DI, डायमर का मतलब टू, डाई मीन्स टू, तो दो जिसमें सब यूनिट्स हो, वो किस तरह से बनेगा? सो द OH ग्रुप ऑफ वन मोनोमर एंड द H ग्रुप ऑफ द सेकेंड और द अदर मोनोमर, वो आपस में कंबाइन करेंगे और उससे क्या बनेगा? द वाटर। सो वाटर इज रिमूव्ड, उसमें से वाटर रिमूव होगा और अब वो दो जो मोनोमर्स हैं वो आपस में दे विल लिंक्ड केमिकली, उनके दरम्यान में बॉन्ड बन जाएगा। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायमर, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायमर। सो रिपीटेड प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ पॉलीमर। तो अगर यही प्रोसेस रिपीट होता रहा, मतलब कि वो डायमर, उसके अंदर फिर एक और ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, सो इट विल मेक अ पॉलीमर। सो द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ दिस पॉलीमराइजेशन or the condensation will produce the polymer. तो डियर स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्शन कैसे हो रही है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की? मैंने आपसे जिक्र किया कि दैट इज बाय कंडेंसेशन और आइदर बाय हाइड्रोलिसिस। तो आइए इसको जरा समझते हैं कि ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है। तो कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन का मतलब दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। यहां पर वाटर रिमूव हो रहा, ठीक है, द वाटर इज रिमूव्ड, उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और सिंथेसिस, चूंकि यहां पर वाटर के रिमूव होने के बाद अब जो यूनिट्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, उनके दरमियान में बनता है बॉन्ड। सो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो कोई भी चीज जब बनती है तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो इसलिए कंडेंसेशन जो रिएक्शन जिसके जरिए माइक्रो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। सो दैट वेरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, देयर इज अ मॉलिक्यूल A and there is a molecule B. So let's suppose these two are the molecules, or these are the subunits, or these are the repeating units, or these are the monomers. तो यहाँ पर हमारे पास दो मोनोमर्स हैं, एक मोनोमर का OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर का H ग्रुप, ठीक है, जो H है, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर बनेगा। एंड दीज टू मोनोमर्स दे विल बी लिंक्ड बाय द बॉन्ड। तो सिंथेसिस हुई और डिहाइड्रेशन हुई। तो इस तरह से अगर कोई रिएक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी को मैंने रिवर्स में भी शो किया, रिवर्सल। तो जो रिवर्सल है दैट इज हाइड्रोलिसिस। याद रखिएगा, ये नीचे वाला जो रिएक्शन है, यानी अगर हम इसको रिवर्स फैशन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कंडेंसेशन ही है, बल्कि
इसका रिवर्स है, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस को हम आगे इसी लेक्चर के अंदर हम वाटर की प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोलिसिस इट इज द स्प्लिटिंग और द ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस or any chemical compound in the presence of water, that is called as hydrolysis. So and it is also the reverse of condensation. तो कंडेंसेशन में दो मोनोमर्स, जैसे कि एक मिसाल के तौर पर मैंने दिया कि दो मोनोमर्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक डाइमर। तो ये डाइमर हमारे पास रिजल्टिंग यूनिट क्या है, हमारे पास डाइमर। इसी तरह से जब रिवर्स होगा तो क्या होगा, इन मोनोमर्स को तोड़ने के लिए, इस डाइमर को तोड़ने के लिए वापस इसकी सब यूनिट्स के अंदर, सो हेयर विल बी अगेन यूज्ड वाटर। तो वाटर के अंदर आपको पता है, यू नो इन वाटर देयर इज H एंड OH, ठीक है, दैट मेक्स द वाटर। तो H जो है वो एक के साथ अटैच हो जाएगा, OH जो है वो दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, एंड दे बोथ ऑफ देम दे विल गेट स्प्लिटेड। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज either the condensation reaction or the hydrolysis, both of them they will take in the presence of enzyme. ये enzyme के बगैर कोई भी ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ना कंडेंसेशन और ना ही जो है वो हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर नीचे एक मैंने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो किया। सो हियर इज अ रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर, चार मोनोमर्स, ठीक है, ईच ऑफ देम हैविंग H एंड OH। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके H और OH, H एंड OH दे विल कंबाइन एंड द वाटर इज रिमूव्ड, डिहाइड्रेशन, क्लियर। और यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और दे विल गेट लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। ये चारों जो मोनोमर्स हैं ये आपस में लिंक होकर के क्या बन के, इट्स अ पॉलीमर, ठीक है। सो इट बिकम्स अ पॉलीमर। एक एंड पे H रहेगा, दूसरे एंड के ऊपर OH रहेगा, बाकी दरमियान में तीन वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अगेन इट इज रिक्वायरिंग एन एंजाइम, क्लियर। एंड हाइड्रोलिसिस द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ऑल डाइजेशन रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर हम जब डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन को, तो डाइजेशन में हम देखेंगे। और चैप्टर नंबर जो 3 में हमने पढ़ा था एंजाइम्स द फर्स्ट ईयर, तो उसमें भी हम देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स के हवाले से हमने जिक्र किया था। ये जितने भी डाइजेशन के जो रिएक्शंस होते हैं, ऑल दीज आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और ये दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स like carbohydrates हमने पढ़ा था, that is the enzymes which are involved in the breakdown in the hydrolysis of carbohydrates, the proteases, the enzymes involved in the breakdown of proteins, lipases, the enzymes involved in the degradation or the breakdown of lipids, and nucleases, the enzymes which are involved in the breakdown of the nucleic acids, clear। तो ये मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस बगैर वाटर मॉलिक्यूल के नहीं हो सकती, क्लियर। और इसी तरह से जब कंडेंसेशन होगी तो वाटर बनेगा, जब हाइड्रोलिसिस करवानी है तो तब वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? अब आइए ज़रा इसको ज़रा हम दूसरे सेंस में देखें। तो आम तौर पर हमारी बॉडी में इसी तरह के कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर आके मूव करते हैं। लाइक अ डाइमर की अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, here is glucose plus glucose, clear? Glucose plus glucose, most specifically the D-glucose, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। सो D-glucose एंड D-glucose आगे चलकर हम पढ़ेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह इन द कार्बोहाइड्रेट्स। So D-glucose plus D-glucose it will form दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ये बनाते हैं माल्टोज, दे फॉर्म माल्टोज, क्लियर। और चूंकि यहाँ पर ये सिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर। और यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, that is maltose synthase enzyme,
क्लियर? इसके बगैर ये माल्टोज की जो सिंथेसिस है नहीं हो सकती। अब जब डाइजेशन होती है, आपको पता है ना, डाइजेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ इमाइलेज, और फिर माल्टोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर। तो ये रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स मीन्स इट इज हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर एक और एंजाइम चाहिए। तो कौन सा एंजाइम चाहिए डियर स्टूडेंट्स? दैट इज माल्टेज। सो माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को इसको 2 ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं, वी कॉल देम एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हियर इज अ टर्म metabolism. So the all set of chemical reactions occurring in a cell are collectively called metabolism. Collectively called metabolism. जैसे कि हमारे सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, लाइक द सेलुलर रेस्पिरेशन और इन द प्लांट्स द फोटोसिंथेसिस, दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड। सो इसकी अब मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं सेल के अंदर, दे आर टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब वो कलेक्टिवली कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, हम उसको 2 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। Number 1, so here we go, metabolism. It is of 2 types, catabolism and anabolism. Means the catabolic reactions or anabolic reactions. इसको ज़रा गौर से समझिए, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। द ब्रेकडाउन, द वर्ड इज ब्रेकडाउन ऑफ large and complex molecules into small and simple molecules is called catabolism. क्लियर? तो एक तो वर्ड यहाँ पर ब्रेकडाउन और दूसरा द लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर देखेंगे एनाबॉलिज्म इसके मुकाबले में। सो यहाँ पर ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, इनटू नहीं, यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, कैटाबॉलिज्म जो है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। इट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, while
एनाबॉलिज्म, जब भी छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, सिंथेसिस होती है, सो इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, like the starch into maltose into glucose। क्लियर? अल्टीमेटली ये पूरा पाथ मैंने बना दिया। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक यहाँ पर एमाइलेज, यहाँ पर माल्टेस। क्लियर? और इसी तरह से हम अगर बात करें लाइक द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की जो है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एटीपी एंड हीट एनर्जी। इसी तरह से अगर हम एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल से ग्लूकोज को यानी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है बाय यूजिंग carbon dioxide and water in the presence of sunlight and the chlorophyll. It will form the sugars plus 6 oxygen and 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया? शुगर्स। बड़े मॉलिक्यूल लाइक द ग्लूकोज एंड द अदर शुगर्स। क्लियर? तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है ये। और जब बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है लार्ज का। हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड हियर इज द सिंथेसिस ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसी को हम कोरिलेट करते हैं इनसे, माइक्रो और मैक्रो के साथ। तो कंडेंसेशन में क्या हो रही है? सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस। इसका ये मतलब हुआ कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के वो बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब कि जो कंडेंसेशन है इसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो सिंथेसिस हो रही है, तो सिंथेसिस में हमने पढ़ा एनाबॉलिज्म। तो इसको हम रिलेट करेंगे एज एनाबॉलिक रिएक्शन। और यहां पर जब हाइड्रोलिसिस, इट इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। यहां पर क्या हो रहा है कि चीजों को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, डाइजेशन जैसे कि हमने बात की। सो यहां पर ब्रेक डाउन हो रहा है। सो हाइड्रोलिसिस को हम कहेंगे इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू स्टूडेंट्स? सो हाइड्रोलिसिस इट इज कैटाबॉलिक, व्हाइल द कंडेंसेशन इट इज एनाबॉलिक, क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है और यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है इन द हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से हमने इनको आपस में कोरिलेट करना है। सो इसमें एनर्जी की बात हम करेंगे, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने ध्यान में रखने हैं। एग्जांपल्स जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने डाइजेशन की बात की, स्टार्च की डाइजेशन इनटू अल्टीमेटली इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज की आगे जो डाइजेशन होती है इनटू carbohydrate into carbon dioxide and water and ATP and heat energy, it is released. Clear? तो इस तरह से हमने रिलेट करना है और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन अ बैक्टीरियल एंड अ मैमेलियन सेल। सो हियर बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हमने इस टॉपिक में मुकम्मल तौर पर स्टडी भी करने हैं, जैसे कि वाटर, proteins, carbohydrates, lipids, DNA, RNA, and other organic molecules in fundamental organic molecules के अलावा जो हमने स्टडी करने हैं, enzymes like
the hormones and inorganic ions like sodium, potassium, calcium, magnesium, sulfates, etc., etc. Clear? So here is in the bacterial cell. So this is basically the percentage composition or percentage proportion. And here is a mammalian cell. तो dear students, bacterial cell basically prokaryotic cell है और mammalian cell, mammals जो है ये हम आपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया के अंदर एंड द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स द फिफ्थ क्लास दैट इज मेमेलिया. तो मैमल्स उनको कहते हैं. ऐसे तमाम एनिमल्स जिनकी मदर्स या जिनकी फीमेल्स अपने पैदा होने वाले बच्चों को अपने ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कराएं उनको कहते हैं मैमल्स. ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स से. मैमल हैविंग द मेमरी ग्लैंड्स and the animals having mammary glands and feed their young ones or the newborns on the milk. तो जहाँ तक बात है वाटर की, तो dear students वाटर की कंपोजिशन दोनों के अंदर सेम है. It is 70% and while in the mammalian cell it is also 70%. जहाँ तक बात है प्रोटीन्स की, so proteins they in the bacterial cell they are 15% while in the mammalian cell they are 18%. Carbohydrates in the bacterial cell, they are 3%, while in the mammalian cell, they are 4%. Lipids, they are 2% in the bacterial cell and 3% in the mammalian cell. Now the DNA, the deoxyribonucleic acid, it is 1% in the bacterial cell according to its volume, and in the mammalian cell, it is 0.25%. RNA, the ribonucleic acid, it is 6% as per the volume of this bacterial cell, while in the mammalian cell, it is 1.1%. The other organic molecules in protein, carbohydrates, lipids, DNA, RNA, inorganic molecules के अलावा जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, या फिर एंटी मेटाबोलाइट्स हैं. सो दे आर 2% in the bacterial cell and similarly the 2% in the mammalian cell. And the inorganic ions like sodium, potassium, calcium, magnesium, and sulfates, phosphates, so they are 1% in the bacterial cell and 1% equally in the mammalian cell. Clear? So that is the percentage proportion of biomolecules in the bacterial and the mammalian cell. So dear students, आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया है, हमने डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को और साथ में क्लासीफाई किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ऑन द एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की मॉलिक्यूल्स को, दूसरे के केमिकल क्लासिफिकेशन. तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि और मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर आपस में हमने माइक्रो और मैक्रो की इंटरकन्वर्शन भी देखी. ठीक है, और फिर एट द एंड हमने जो वो टेबल था दैट वाज गिवन इन आवर बुक द फ्रंट पेज ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 इन द फर्स्ट ईयर, that is the percentage composition of biomolecules in bacterial cell and mammalian cell. So hopefully dear students, आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सवाल कीजिएगा, ज़रूर उसमें जो अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा. किसी भी हवाले से क्वेरी हो, इंशाल्लाह जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो आपको इसका रिप्लाई भी करेंगे. सो होपफुली आज का लेक्चर क्लैरिफाइड है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.